तो आज के इस बजट को आप उसी भाव के साथ देखिएगा जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हैं। अर्थशास्त्र कहता है कि बजट तभी तक बजट है जब तक वो संतुलित होता है। अगर आय और खर्च के बीच खाई पैदा हो जाए तो बजट बजट ना रहकर एक खराब आर्थिक स्थिति बन जाता है। और इस बात का अनुभव आपने भी किया होगा। आप जब गाड़ी खरीदने के लिए या कोई दूसरा सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो दुकानदार आपसे पहले यही सवाल पूछता है कि आपका बजट क्या है, बजट कितना है, कितना पैसा आपकी जेब में है और आप कितना खर्च करने की स्थिति में हैं। अगर आप किसी चीज या किसी सेवा पर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो आपका बजट बिगड़ जाता है और यही देश के साथ भी होता है। हालांकि भारत सरकार ने इस बार के बजट को सबसे संतुलित बजट बताया है। हर बार बजट के बाद जिस विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है टैक्स। इस बार सरकार ने टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम और कॉरपोरेट कंपनियों से मिलने वाले टैक्स से है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी से होता है या ऐसा टैक्सेस से जो देश का अमीर भी देता है और गरीब भी देता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देश के ज्यादातर लोग तो टैक्स ही नहीं देते। हमारे देश के ज्यादातर लोग इनकम टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स तो सब देते हैं जीएसटी के रूप में। इसके अलावा कोई भी टैक्स अलग से आज बढ़ाया नहीं गया। इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को भी पहले जैसा रखा है, यानी जिन लोगों को उम्मीद थी कि इस बार टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ सकती है वो निराश हुए हैं। भारत में इस समय टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 2.5 लाख है और अगले वित्त वर्ष में भी यही रहेगी। हालांकि जो लोग निराश हैं उनके लिए बजट में महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र किया गया है। महाभारत के 72वें अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा है कि राजा को किसी भी प्रकार की ढिलाई न करते हुए धर्म के अनुरूप कर यानी टैक्स का संग्रहण करना चाहिए। साथ ही राजधर्म के अनुसार शासन करके लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। इस श्लोक का जिक्र करके सरकार ने यह बताने की कोशिश की कि इस समय हमारे देश का जो वर्ग जितना टैक्स दे सकता है उससे उतना टैक्स लिया जाना न्याय संगत है। जितनी जिसकी क्षमता है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाना चाहिए। यानी मध्य वर्ग को जितनी राहत मिल रही है और जितनी छूट उसे मिली है वो सरकार की नजर में अभी के लिए काफी है और उचित है। यहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी है कि 2014 से 2020 के बीच देश में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों की संख्या 3 करोड़ 31 लाख से बढ़कर 6 करोड़ हो चुकी है। अब यह भी कह सकते हैं आप कि 135 करोड़ के भारत में केवल 6.5 करोड़ लोग ही अपनी इनकम टैक्स जो है अपनी इनकम पर टैक्स रिटर्न भरते हैं। और इस बजट में बताया गया है कि ये लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 2 साल तक रिवाइज भी अब कर सकेंगे। यानी अगर इसमें कोई गलती पीछे रह गई है तो उसे 2 साल के अंदर ठीक किया जा सकता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसका सबसे प्रमुख इंजन होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अगर यह इंजन पूरी तरह स्वस्थ है, आधुनिक है और इसमें दूरदर्शी योजनाओं का ईंधन डाला जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। और इस आम बजट में इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वर्ष 2025 तक 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है सड़कें, हाईवेज, अस्पताल और नए स्कूल बनाना। इस योजना के तहत कुल 16 मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को फिर एक नई गति मिलेगी। जैसे अगले 3 वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की जाएंगी, 100 कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे, नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक और बढ़ाई जाएगी जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन के नेटवर्क को बेहतर बनाने पर काम होगा। सरकार भारतीय रेल के लिए 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन के फॉर्मूले पर काम करेगी जिससे देश में व्यापारियों को सामान की आवाजाही के लिए बेहतर विकल्प मिलेंगे। 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन का मतलब यह है कि हर स्टेशन किसी न किसी खास प्रोडक्ट के लिए जाना जाएगा। कुछ ऐसे ही सुधार एक समय चीन ने वर्ष 1980 के दशक में किए थे। कोई भी देश अपने यहां तब तक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित नहीं कर सकता जब तक वहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और चीन ने इस जरूरत को समझते हुए अपने यहां 1980 और 90 के दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाया था जिससे मेड इन चाइना को दुनिया में पहचान मिली। और भारत भी अब इसी रोड मैप को अपना रहा है। बस फर्क यह है कि भारत चीन से
काफी लेट चल रहा है। चीन ने जो काम 1980 और 1990 में किया था, वो अब हमने 2020 के दशक में जाकर शुरू किया है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, जिस पर कुल 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारतीय डाक को बैंकों से जोड़ा जाएगा ताकि हमारे देश के पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग का माध्यम बन सके और इससे देश में मौजूद 1,55,000 डाकघर एक तरह से डिजिटल बैंकिंग का जरिया बन जाएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में अब एटीएम भी लगाए जाएंगे। भारत सरकार आने वाले वित्त वर्ष से ई पासपोर्ट भी जारी करेगी, जिनमें एक माइक्रोचिप लगी होगी और इस चिप में आपके नाम से लेकर आपका पूरा बायोमेट्रिक डेटा फीड होगा। यानी जो जानकारियां अब तक पासपोर्ट के कागज पर लिखी होती थीं, वो अब डिजिटल रूप ले लेंगी। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक विस्तार दिया जाएगा। पीएम ई विद्या योजना का एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल पर प्रसारित किया जाएगा और इनमें क्षेत्रीय भाषा वाले चैनल भी होंगे। और व्यावसायिक शिक्षा यानी बिजनेस एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटीज अब बनाई जाएंगी।